सोनू शर्मा का एक उदाहरण है, जेब में जब वजन हो तो बातों में वजन आ ही जाता है और दुनिया आपकी बकवास भी खड़े होकर सुनती है। वाह, ये लाइन मतलब सुनने में जितनी तीखी लगती है ना, उतनी ही सच्ची भी है। और आज हम सोनू शर्मा के दिए गए उन्हीं मनी सीक्रेट्स की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के फॉर्मूले नहीं है। नहीं है। ये जिंदगी जीने का पूरा नजरिया बदलने की ताकत रखते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें शायद कभी सिखाई ही नहीं गई। सही कहा। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पढ़ देना नहीं है। हम उन नियमों के पीछे की जो सोच है, वो साइकोलॉजी, उस मानसिकता को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो असल में किसी की जिंदगी में बदलाव लाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार जो स्रोत से निकल कर आता है वो ये है कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि कुशल काम से, मतलब स्किल्ड काम से आता है। ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी उलझाती थी। और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। स्रोत में दिहाड़ी मजदूर का जो उदाहरण है वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। हाँ। शायद ही कोई उनसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करता हो, है ना, धूप में पसीने में, लेकिन कमाई बहुत कम। और दूसरी तरफ एक रियल एस्टेट ब्रोकर है जो शायद एसी ऑफिस में बैठकर एक फोन कॉल पर 1 घंटे में एक डील से 5 लाख कमा लेता है। फर्क मेहनत का नहीं, स्किल का है। मतलब समाज मेहनत को इज्जत देता है पर बाजार आपकी स्किल को पैसा देता है। एग्जैक्टली। बाजार को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपको पसीना कितना आया। वो सिर्फ ये देखता है कि आपके पास ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसकी उसे जरूरत है और जो आसानी से किसी और के पास नहीं है। तो ये मैं बहुत मेहनत करता हूँ वाली सोच से निकलकर मेरे काम की वैल्यू क्या है वाली सोच में आना, यही पहला और सबसे बड़ा कदम है। इसी से जुड़ी एक कहानी स्रोत में है जिसने मेरे सच में रोंगटे खड़े कर दिए। सोनू शर्मा के पिता उन्हें कहते थे, हाँ, अगर घास काटने वाला बनना तो ऐसी घास काटना कि जब राष्ट्रपति भवन की घास कटनी हो तो वो तुम्हें ढूंढकर बुलाएं। वाह, क्या बात है। मतलब अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि आपकी जगह कोई और ले ही ना सके, आप इररिप्लेसेबल बन जाओ। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, इसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान भी दिया गया है। कोई एक स्किल चुनो और अगले 90 दिन तक उसमें पूरी तरह डूब जाओ। खाना पीना सोना सब कुछ उस स्किल के इर्द इर्द। ये 90 दिन का तप आपको उस भीड़ से अलग कर देगा जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो पहला नियम हुआ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इररिप्लेसेबल बनो। मान लिया कि स्किल से पैसा कमा भी लिया, लेकिन यहीं पर एक और जाल है। हाँ, बिल्कुल है। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है और जिसका जिक्र स्रोत में भी है, वो ये कि कोई इतना पैसा कमाकर भी कर्ज में कैसे डूब सकता है। जैसे माइकल जैक्सन। हाँ, माइकल जैक्सन का ही केस ले लीजिए। करोड़ों डॉलर की कमाई, लेकिन अंत में $400 मिलियन का कर्ज। ये समझ से परे लगता है। ये इसलिए समझ से परे लगता है क्योंकि हम मानते हैं कि पैसा कमाना और पैसा संभालना एक ही हुनर है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जैसे एक अच्छी गाड़ी चलाना और गाड़ी का इंजन ठीक करना 2 अलग हुनर है। माइकल जैक्सन एक शानदार कमाई की गाड़ी चला रहे थे, पर उन्हें पैसे का इंजन संभालना नहीं आता था। मतलब आपके पास कितना पैसा आता है ये आधी कहानी है। असली कहानी ये है कि आपके पास कितना पैसा रुकता है। तो फिर इस इंजन को ठीक कैसे किया जाए? इसका समाधान भी बड़ा अजीब सा लगता है। स्रोत कहता है कि 30 दिनों तक अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखो, हर एक चाय, हर एक समोसा। लेकिन ईमानदारी से कहूं, ये सुनने में ही इतना थका देने वाला लगता है। क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं करते। लेकिन इसका मकसद हिसाब किताब करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है अपनी आंखों पर से पर्दा हटाना। जब आप लिखते हैं तो आपको पहली बार साफ साफ दिखता है कि आपका पैसा चुपके से जा कहाँ रहा है। अच्छा। वो 50 रुपए की कॉफी, वो 100 रुपए का स्नैक, ये छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपकी जेब की नाव को डुबो देते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल MRI है। फाइनेंशियल MRI, ये अच्छा है। हाँ, जो आपकी बुरी आदतों को उजागर कर देता है। ये कंजूसी नहीं, ये जागरूकता है। और इसी जागरूकता से जुड़ा एक नियम है जो दिमाग में बैठ गया। कौन सा? शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने में कभी कंजूसी मत करो, लेकिन मनोरंजन पर खर्च करते वक्त दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाओ। ये सीधे सीधे प्राथमिकताएं तय करने की बात है। हाँ, और ये एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये भविष्य के लिए निवेश और वर्तमान के मजे के बीच संतुलन बनाने की कला है।
जो चीजें लंबे समय में आपको बेहतर बनाएंगी, आपका ज्ञान, आपकी सेहत, वो निवेश है। और जो चीजें सिर्फ कुछ पलों की खुशी देंगी, वो खर्च है। स्रोत ये नहीं कहता कि मजे मत करो, वो कहता है कि अपने निवेश को अपने खर्चों से हमेशा ऊपर रखो। तो बुनियाद हो गई, स्किल बढ़ाओ और आदतें सुधारो। इसके बाद आती है रणनीति, और यहाँ एक लाइन है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। बताइए। अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगवाओ। वाह, है ना कमाल की बात। हम 10-15 हजार के फोन पर 200 रुपए का स्क्रीन गार्ड तो तुरंत लगवा लेते हैं, लेकिन जो लाखों की इनकम उस फोन को खरीदने की ताकत देती है, उसे पूरी तरह असुरक्षित छोड़ देते हैं। ये एक बेहतरीन उपमा है, क्योंकि ये वित्तीय योजना के एक बहुत जरूरी हिस्से को उजागर करती है। हम हमेशा ऑफेंस खेलने के बारे में सोचते हैं, ज्यादा कमाना, ज्यादा निवेश करना। हाँ, लेकिन हम डिफेंस के बारे में भूल जाते हैं। जो हमारे पास है उसे बचाना। टर्म इंश्योरेंस वही डिफेंस है। ये कोई निवेश नहीं है, ये शुद्ध सुरक्षा है। एक बहुत छोटी सी कीमत पर अपने परिवार को एक बहुत बड़ी वित्तीय तबाही से बचाने का तरीका। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये कम उम्र में करना चाहिए, क्योंकि तब प्रीमियम बहुत कम होता है। लेकिन लोग इसे टालते रहते हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें हमारी जिम्मेदारी और हमारी नश्वरता दोनों की याद दिलाता है, और ये एक मुश्किल बातचीत है ना? लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान यही है कि वो मुश्किल बातचीत से भागता नहीं है। टर्म इंश्योरेंस लेना सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं है। तो क्या है? ये इस बात का सबूत है कि आप अपने परिवार की परवाह करते हैं, तब भी जब आप उनके साथ ना हो। ठीक है, तो डिफेंस मजबूत हो गया। अब आते हैं एक और मुश्किल मौजू पर, कर्ज। उफ, ये तो और भी बड़ा जाल है। यहाँ स्रोत एक सुनहरा नियम देता है, जिस चीज को आप नकद नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी मत खरीदना। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी है, पर आज की EMI और बाय नाउ पे लेटर की दुनिया में ये लगभग नामुमकिन से लगते हैं। हाँ, पर ये लाइन सीधे सीधे अमीर और गरीब की मानसिकता के फर्क को चीर कर रख देती है। स्रोत के मुताबिक गरीब मानसिकता कल की कमाई पर आज ऐश करती है। क्रेडिट कार्ड से लेटेस्ट फोन खरीद लिया, छुट्टियों पर चले गए। बिल्कुल, जबकि अमीर मानसिकता आज के पैसे को कल के लिए काम पर लगाती है। वो ऐसी चीजों में निवेश करती है जो और पैसा बनाए। तो यहीं से अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क सामने आता है। स्रोत कहता है कि छुट्टी, कार, फोन के लिए लोन बुरा कर्ज है, क्योंकि ये चीजें देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज। इनकी कीमत वक्त के साथ घटती है। और अच्छा कर्ज वो है जो किसी संपत्ति, मतलब एसेट को बनाने के लिए लिया जाए, जैसे घर खरीदने के लिए लोन जिसकी कीमत बढ़ सकती है, या बिजनेस शुरू करने के लिए लोन जो आपको कमाई करके दे सकता है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि अमीर लोग कर्ज को एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग उसे लाइफस्टाइल की तरह। और ये लाइफस्टाइल वाली बात ही असल में हमें सबसे बड़े जाल की तरफ ले जाती है, जो है मानसिकता का खेल। हाँ, और ये इस चर्चा का सबसे भावनात्मक और शायद सबसे चुभने वाला हिस्सा है। स्रोत में एक सीधी सपाट लाइन है जो एक आदेश की तरह लगती है। 2026 की कसम है तुम्हें, इस साल शान झाड़ना बंद कर देना। ये भाषा इतनी सीधी है कि सीने में लगती है। ये भाषा इसीलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये सीधे हमारी असुरक्षाओं पर वार करती है। शान झाड़ना या दिखावा करना अक्सर अंदर की किसी कमी को छिपाने का तरीका होता है। हम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते हैं, जबकि हमारी असली कीमत हमारे बैंक अकाउंट और मन की शांति में होनी चाहिए। बिल्कुल। विल रॉजर्स का एक उदाहरण भी है स्रोत में। ज्यादातर लोग वो चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो चाहते ही नहीं, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद ही नहीं करते। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कितना सच है। इंस्टाग्राम पे डालने के लिए छुट्टियों पर जाना, दूसरों को जलाने के लिए नया फोन खरीदना। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बाहरी चीजें हमारी अंदरूनी कीमत तय करती हैं। ये एक सामाजिक महामारी बन चुकी है। लेकिन स्रोत का संदेश बहुत साफ है, दूसरों की नजरों में अमीर दिखने की कोशिश में असलियत में गरीब मत बनो। इस दिखावे की संस्कृति को तोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली कहानी सुनाई गई है, भगवान शिव के विवाह की। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। जब उनकी बारात जा रही थी तो उनके गणों ने कहा, प्रभु इंद्र से उनका रथ ऐरावत मांग लेते हैं, बारात है, एक ही दिन की तो बात है। और वो मना नहीं कर सकते थे? नहीं, लेकिन महादेव ने जो जवाब दिया वो आज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, जो चीज आज उधार लेंगे वो कल लौटानी भी तो पड़ेगी। और वो अपनी बारात अपने बैल नंदी पर लेकर चले गए, ब्रह्मांड के स्वामी, लेकिन उधार की शान मंजूर नहीं। क्या गजब की बात है। ये कहानी आधुनिक वित्तीय अनुशासन को हजारों साल पुराने ज्ञान से जोड़ देती है। ये सिखाती है कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता
उधार की चमक दमक से कहीं बढ़कर है। और यही आत्मनिर्भरता की सोच हमें आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाती है, जल्दी शुरुआत करना। बिल्कुल। स्रोत में वॉरेन बफे का उदाहरण है, जिन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। रिचर्ड ब्रांसन ने 16 में बिजनेस, और एलन मस्क ने तो 12 साल की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया था। लोग इसे सुनकर सोचते हैं अरे ये तो जीनियस लोग थे। लेकिन मुद्दा जीनियस होने का है ही नहीं। तो फिर मुद्दा किस चीज का है? मुद्दा है वो समय की ताकत का। उसे क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग इफेक्ट। 18 से 25 साल की उम्र को सोना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वक्त आपके पास जिम्मेदारियां कम है, ऊर्जा सबसे ज्यादा है, और खोने के लिए कुछ खास नहीं है। हाँ, ये वो वक्त है जब आप गलतियां कर सकते हैं, सीख सकते हैं और दोबारा खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाना शुरू करने के बारे में नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये अनुभव, ज्ञान और अनुशासन को इकट्ठा करना शुरू करने के बारे में है। यही वो नींव है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी की वित्तीय इमारत खड़ी होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। यस। ये मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव है। ये कड़ी मेहनत से ज्यादा हुनर को महत्व देने, अपनी आदतों पर लगाम कसने, कर्ज और बीमा के साथ स्मार्ट रणनीति बनाने और सबसे जरूरी बाहरी दिखावे के ऊपर अपनी अंदरूनी शांति को प्राथमिकता देने के बारे में। और अगर हमारे श्रोताओं के लिए कुछ ठोस कदमों की बात करें तो वो 3 होंगे। पहला, अगले 90 दिनों के लिए कोई एक स्किल पकड़कर उसमें डूब जाइए। ठीक है। दूसरा, अगले 30 दिनों तक अपने हर खर्च को लिखिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका पैसा सच में जा कहाँ रहा है। और तीसरा, अगली बार जब भी कोई चीज सिर्फ शान झाड़ने के लिए खरीदने का मन करे तो भगवान शिव और नंदी को याद कर लेना। ये छोटे कदम बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि 2026 के अंकों का जोड़, मतलब 2 + 0 + 2 + 6 1 आता है, और ये साल नंबर 1 बनने का साल है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। श्रोत वित्तीय सफलता को नंबर 1 बनने से जोड़ता है, पर अपने जीवन में नंबर 1 होने का असली मतलब क्या है? सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब है सबसे ज्यादा पैसा कमाना, या फिर इन वित्तीय सिद्धांतों को अपनाकर वो आजादी हासिल करना जिससे कोई अपनी शर्तों पर, अपने नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके?